नमस्कार दोस्तों। आइए देख लेते हैं 28 सितंबर 2022 को आयोजित हुए पीसीएस मेंस के फर्स्ट और सेकेंड पेपर के प्रश्न पत्रों को। इन दोनों प्रश्न पत्रों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही जैसे ही ऑप्शनल पेपर होता है उसके बाद मैं सारे प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो निश्चिंत रहिए, कल के बाद परसों ऑप्शनल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ऑप्शनल जो है वो इतिहास है। तो जो भी लोग इतिहास को वैकल्पिक विषय के तौर पे तैयार कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे का समय रहता है साथियों, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना ज़रूरी है। और 200 नंबरों का पेपर होता है, पूर्णांक 200 होते हैं। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं और 10 प्रश्न जो हैं दीर्घ उत्तरीय होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा 125 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित है। चलिए देखते हैं आगे। सेक्शन ए में इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चिर परिचित सवाल है साथियों, महत्वपूर्ण भी है। 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, किस तरह से पुनर्जागरण की प्रक्रिया संपन्न हुई 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में, उस पर प्रकाश डालने की बात हो रही है। फिर अगला है, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। जी हाँ, याद करिए, केसरी और मराठी जो पत्र निकाले थे इन्होंने, 6 साल के लिए इनको कैद भी हुई थी। अगला चौथा सवाल है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव भी दीजिए। देखने में साथियों ये प्रश्न आपको ऐसा लगते होंगे कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इनको एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम लिखना जो है नाको चने चबाने जैसा है, आकाश कुसुम तोड़ने जैसा है। तो जिन लोगों की प्रैक्टिस रहती है उनके लिए विशेष दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है उनके 2-3 सवाल छूट ही जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल छूटते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतर्जाल। जी हाँ, अंतर्जाल आप लोगों को एक नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन ये इंटरनेट का हिंदी वर्जन है, हिंदी अर्थ है। तो जिन लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है, आयोग अक्सर ये करता है कि हिंदी में जो ट्रांसलेट होकर प्रश्न पूछा जाता है उसका जो भाव होता है इंग्लिश वाले से अलग होता है। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि दोनों वर्जन पढ़े जाएं प्रश्न के, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह एक संस्कृति का रूप ले लेती है, स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का सवाल है, गरीबी से संबंधित है। हेरिटेज आर्क रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पिछली बार भी पूछा गया था। पर्यटन क्या है हेरिटेज आर्क, और पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। जी हाँ, याद होगा आप लोगों को, प्री में हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे कि हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ और वाराणसी को सम्मिलित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का सोदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। अब सोदाहरण की जगह उदाहरण कर देते तो क्या दिक्कत होती, लेकिन वही है कि शब्दों का हेर फेर करके भ्रमित करना है। उत्तर प्रदेश में ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मनाने जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। मनाने कर दिया है, इसीलिए कहता हूँ कि इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए था मनाए जाने वाले। अगला 11वां सवाल सेक्शन बी के तहत, यहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शनल से उठाया गया है। भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। फिर 13वां, प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए
या करिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु, जी हाँ, अभिहित किया गया है। फिर है भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। अगला, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए, इन दोनों के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालिए। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर किया गया है, बाकी ये पिछली बार भी पूछा गया था। जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष तथा राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, ना कि आदिम पहचान से। चर्चा कीजिए। अगर अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे ना तो ये घुमा देंगे प्रश्न आपको। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, संरचना तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। एकदम हलवा प्रश्न पूछ लिया जियोग्राफी से। भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पिछली बार भी पूछा गया था, थोड़ा सा बदलाव किया गया है इसमें इस बार। 19वां सवाल, भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, जब हम लोग आपदा पढ़ते हैं जियोग्राफी में तो भूकंप को नहीं छोड़ा जा सकता है, और वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि कौन कौन सी पेटियाँ हैं भूकंप की, तो उनकी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लिखित कीजिए। यदि आपने प्री की तैयारी अच्छे से की होगी तब भी आप इस सवाल को अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि प्री में भी सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड पेपर, इसका भी फॉर्मेट वही है, 20 क्वेश्चन है, 10 शॉर्ट टाइप और 10 लॉन्ग टाइप। पहला सवाल, ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। करंट अफेयर से संबंधित था। दूसरा, गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं, इस पे चर्चा करनी है। गरीबी और भूख के मूल कारणों की बात की गई है। देखने में लगता होगा एकदम हलवा सा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूँ, गरीबी और भूख पर ही 100 शब्द जो है लिखने का प्रयास करिएगा। फिर है नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों, जी हाँ एनजीओ की बात की जा रही है, उनकी भूमिका का विवेचना कीजिए। यहाँ पे की होना चाहिए था, भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए हिंदी मीडियम वालों के साथ कितना भेदभाव अन्याय हो रहा है, सीधे सीधे प्रश्न गलत पूछते हैं, तो कोई और चारा नहीं है, इंग्लिश वाला पढ़िए। और आयोग अपनी गाइडलाइन में भी कह देता है कि मैं अगर आप कोई आपत्ति उठाते हैं तो उसका आधार इंग्लिश वाला क्वेश्चन माना जाएगा, ना कि हिंदी वाला। तो भाई इंग्लिश के सिवाय और कोई चारा नहीं है। फिर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। अगर प्री की तैयारी अच्छे से किए होंगे तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार कीजिए। जी हाँ, हाल फिलहाल के वर्षों में दल बदल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अक्सर देखा गया राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों में तनाव की स्थिति रही है, उसी को आधार बना के सवाल पूछ लिया गया है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 7वां सवाल, लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, स्पष्ट करिए। लोक अदालतें साथियों, ये जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय, इनसे इतर जो अदालतें होती हैं स्थानीय स्तर पर इनका गठन किया जाता है, और अक्सर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनकी बात हो रही है। फिर है 8वां सवाल, ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% खाड़ी देशों से आयात करता है, तो ऐसे में इसका और भारत की आर्थिक प्रगति में क्या संबंध है, इसको जो है अच्छे से आपको बताना है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण भी करना है, कितनी सही है, कितनी गलत है, और कितने भविष्य में अवसर हैं इस नीति को लेके। फिर है रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। निबंध में तो नहीं पूछा गया, संभावना थी प्रबल पूछने की, किंतु यहाँ लाके पटक दिया इसको। अगला सवाल, भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए।
हम लोग सोचते थे कि श्रीलंका से उठा के पूछेगा IR में सवाल, लेकिन उसको तो एकदम नीचे ही लटका दिया, जैसे कि उसकी भौगोलिक स्थिति है भारत के साथ, उसको नीचे लटका दिया। और नेपाल के साथ जो हमारे रोटी और बेटी के संबंध हैं उससे सवाल पूछ लिया। अगला सवाल, स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सेक्शन बी के तहत। स्वयं सहायता समूह, जी हाँ साथियों, 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और जो किसी काम को, मतलब लघु स्तर पर किसी काम को शुरू करती हैं और उसको करने के लिए ऋण लेती हैं, NBFC से ऋण लेती हैं और फिर उसको सामूहिक भावना के तहत चुकता करती हैं। तो उन्हीं समूहों की बात की गई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो आपने इसको प्रायोगिक स्तर पे देखा भी होगा। इसको प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने के साधन क्या हैं, ये सवाल था। 12वां सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल है। करंट अफेयर से संबंधित था। 13वां सवाल, नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या कीजिए। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं। हाल फिलहाल में साथियों संघवाद और सहकारी संघवाद पे चर्चा होती रही है। नीति आयोग क्या है साथियों, संघवाद का उदाहरण है, सहकारी संघवाद का, उसको स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहता है। साथ ही साथियों इस बार सुमन बेरी जो हैं इसके तीसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था, तो इस वजह से ये इस बार ज़्यादा चर्चा में रहा, तो उठा के यहाँ ला के पूछ दिया सवाल आपसे। 14, क्या समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। जी हाँ, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में। 15वां सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। स्वाभाविक सी बात है, इस बार निर्वाचन हुआ तो सवाल आना तय था, या तो राष्ट्रपति से या उपराष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति से पूछ दिया गया है। अच्छे से किया होगा लोगों ने। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं हैं। परीक्षण कीजिए। जी हाँ, लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने की बात की जा रही है प्रश्न में, उसकी सीमाएं और संभावनाओं पर चर्चा करनी है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, और पॉलिटी में जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं तो केशवानंद भारती वाला जो वाद है उसमें आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की बात की गई है। 18वां सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। पूछा जाना तय था सवाल। भारत और अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं, चर्चा कीजिए। 20वां सवाल, भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और इस तरह से साथियों सेकेंड पेपर के भी 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और इन दोनों पेपरों की आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इनको पढ़िए। यदि आप वाकई में जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति, तब तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और बाकी के जो प्रश्न पत्र हैं मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, और फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करते हैं नई ऊर्जा के साथ शुरू। आज का सेशन साथियों यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।